सबसे पहले विश्व हिंदी दिवस के मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत भारत में 1974 में हुए पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की याद में साल 2006 में हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसकी घोषणा की थी और तब से ये हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और यह 180 देशों में जो भारत के दूतावास हैं, हाई कमीशन हैं और इसके अलावा भारत सरकार के जो दफ्तर हैं और इसके साथ ही जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं, वहाँ ये मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और ये याद कर लेना चाहिए कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन वर्धा में 10 जनवरी 1974 को ही शुरू हुआ था, तो उसी की याद में ये होता है। वैश्विक फलक पर हिंदी की जो स्थिति है, विश्व हिंदी सम्मेलन से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है। निश्चित तौर पर हिंदी का विस्तार हुआ है, हिंदी का विस्तार होना भी चाहिए, हम सबकी अपेक्षा रहती है, हम सबकी उम्मीद है। और एक हिंदी प्रेमी होने के नाते, हिंदी की रोजी रोटी से जुड़े होने के नाते, हिंदी की रोटी खाने के नाते हमारी चाहत है कि हिंदी आगे बढ़े वैश्विक स्तर पर, वैसे ही प्रभावी बने जैसे कि आज अंग्रेजी, फ्रेंच या स्पेनिश है। और आप जानते हैं कि दुनिया की तीसरी बड़ी भाषा हिंदी है। वैसे तो अगर देखें तो दुनिया में अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से, बोलने वाले के हिसाब से तो मंदारिन, जिसको हम चाइनीज़ भी कहते हैं, वो है। लेकिन व्यापक स्तर पर दुनिया भर में बोले जाने के चलते, प्रवाहित होने के चलते, प्रचार प्रसार के जरिए का माध्यम होने के चलते अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन हिंदी बोलने वालों की भी संख्या पूरी दुनिया में करीब 80 करोड़ है। हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 1949 में 12 सितंबर को प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में, और 12 सितंबर को यह प्रस्ताव दोपहर बाद रखा गया था और 14 सितंबर को, मतलब महज 2.5 दिन में बहस के बाद स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन सच तो यह है कि हमारी हिंदी आज भी सही मायने में राजभाषा नहीं बन पाई है, और इसकी सबसे बड़ी वजह रही है स्थानीय राजनीति। यह आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, और ये आपको जानना चाहिए कि स्वाधीनता आंदोलन के साथ हिंदी का भी विकास हुआ और गांधी जी ने हिंदी को भावी भारत की, आज़ाद भारत की संपर्क भाषा के रूप में देखा था। लेकिन ये गांधी जी की अपनी कल्पना नहीं थी। आप देखेंगे कि 1875 में पश्चिम बंगाल के रहने वाले, तब तो बंगाली कहा जाता था, केशव चंद्र सेन, उन्होंने कहा था कि भावी भारत की संपर्क भाषा हिंदी ही हो सकती है। और देखिए कि उस समय संचार का कोई साधन नहीं था, कुछ छिटपुट अखबार भी निकलते थे तो उनकी जो प्रसार संख्या थी वो सैकड़ों में भी नहीं थी। अगर आप देखें तो सही मायने में 1000 की तो बात ही छोड़िए। इसके बावजूद भारत का जो सांस्कृतिक तंतु है, जो सोचने की का तरीका है, जो सोचने की एक भूमिका है, आप देखेंगे कि वो एक तरह से सोचता है। 1875 में केशव चंद्र सेन हिंदी के बारे में ऐसी बात करते हैं, और उसके 6-7 साल बाद ठीक पश्चिम में, भारत के सबसे पश्चिमी इलाके में स्थित गुजरात के में एक कवि नर्मदा शंकर उपाध्याय, जिनको गुजराती लोग नर्मद कवि के नाम से आज भी जानते हैं, उन्होंने भी यही बात कही थी कि भारत आज़ाद होता है और भारत का अपना शासन होता है तो उसमें सहज संचार का माध्यम हिंदी ही हो सकती है। और गांधी जी ने इसको आगे बढ़ाया। उसके साथ ही आप देखेंगे कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने आगे बढ़ाया, और जब भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत पहली बार 1937 में राज्यों में चुनाव हुए थे, तो उन चुनावों के बाद जो मद्रास प्रांत में, जिसे आज हम तमिलनाडु कहते हैं, और तमिलनाडु से लेकर के वो आंध्र प्रदेश के इलाके तक और केरल तक फैला हुआ था, तो उस मद्रास प्रांत में हिंदी को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाने की शुरुआत हुई। सी राजगोपालाचारी चूँकि पहले मुख्यमंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री को प्रीमियर, प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो उन्होंने शुरुआत की, और वहीं से हिंदी विरोध की भी नींव पड़ती है। सी आर नादुरई इसके खिलाफ खड़े होते हैं, और ये बाकी राजनीति है।
तो कहने का मतलब ये है कि ये बताने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि हिंदी क्यों नहीं राजभाषा बन पाई। तो हिंदी का विरोध उसी दिन से शुरू हुआ जिस दिन से हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने हिंदी को अपना मतलब एक तरह से राजभाषा के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, उसको लागू करने की कोशिश की। और आज भी हिंदी का जो विरोध है, आप देखेंगे कि विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में जो राज्य हैं, और उसमें भी विशेषकर कर्नाटक और तमिलनाडु में ही ज़्यादा होता है, बाकी दूसरी जगहों पर उस तरह से विरोध नहीं होता है। और यह विरोध भी ज़्यादातर आप देखेंगे कि राजनीतिक है। एक चीज़ से आजकल हम बहुत खुश होते हैं कि संचार क्रांति के चलते हमारी हिंदी का बहुत विस्तार हुआ है, बाजार के चलते बहुत विस्तार हुआ है। बिल्कुल, बाजार ने हिंदी को बहुत बढ़ाया है। जब तक बाजार नहीं आया था, जब तक बाजार की पैठ नहीं हमारे जीवन में हुई थी, उसके पहले तक आप देखेंगे कि हिंदी के विकास में और वैश्विक स्तर पर उसके प्रसार में हिंदी सिनेमा ने बड़ी भूमिका निभाई। एक दौर में राज कपूर की फिल्में और उनके गीत जो मेरा जूता है, पतलून, हिंदुस्तानी फिर गई, सिपर लाल टोपी, रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जो गीत था वो रूस में बड़ा लोकप्रिय हुआ और पूरी दुनिया में हिंदी सिनेमा के जरिए लोगों ने हिंदी को सीखा। लेकिन संचार क्रांति ने, तकनीकी क्रांति ने, इंटरनेट के विस्फोट ने हिंदी को और विस्तारित किया है, बाजार ने भी उसको विस्तारित किया है। लेकिन एक चीज़ हमें जानना चाहिए कि बाजार ने जो हिंदी को विकसित किया है, तो वह सिर्फ अपने उत्पाद को हिंदी भाषी क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए किया है। भारत का जो विशाल मध्य वर्ग है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि करीब 55 करोड़ का विशाल मध्य वर्ग है। इतना बड़ा बाजार, इतना इमर्जिंग बाजार पूरी दुनिया में एक साथ कंसोलिडेटेड नहीं है। और ये आप देखिए, ये विरोधाभासी उलटवासी कहेंगे कि हमारे राजनेता जो हिंदी की रोटी खाते हैं, जो हिंदी में वोट मांगते हैं, उन्होंने कभी हिंदी को उस तरह से विकसित करने की दिशा में काम नहीं किया या उस तरह से संजीदा नहीं हुए जैसा कि बाजार की ताकतों ने किया। जैसे 1991 में उदारीकरण आता है और उदारीकरण के बाद जैसे जैसे बाजार की पहुंच बढ़ती है, बाजार अपने लिए रास्ते तलाशता है, बाजार को लगता है कि भारत के गांव-गांव तक उसके उत्पाद पहुंचने चाहिए, वो स्थानीय भाषाओं को, हिंदी को अपनाता है और हिंदी बाजार के जरिए बहुत फैल जाती है। लेकिन यह एक पक्ष है। हिंदी आज भी नीति निर्माण की भाषा नहीं है। बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के वजह से हिंदी को एक सम्मान तो और मिला ही है, हिंदी की दिशा में और काम बढ़ा है। लेकिन जो भारत की नौकरशाही है, जो खासतौर पर अपने यहाँ नीति निर्माण के लिए, प्रशासन के लिए, प्रशासनिक नीतियों को लागू करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, उसका पूरा का पूरा ढांचा आज भी अंग्रेजी मानस पर तैयार है। और पिछले कुछ वर्षों में जिस यूपीएससी से ये हमारे नौकरशाह चुने जाते हैं, वहाँ तो ऐसा ढांचा विकसित कर दिया गया कि उसमें अंग्रेजी माध्यम वालों का ही बोलबाला बढ़ता गया है। तो यह निकट भविष्य में, कम से कम मुझे नहीं लगता कि जो नीति निर्माण करने वाले लोग हैं वो हिंदी या भारतीय भाषाओं की के प्रति स्नेह रखने वाले, उसके प्रति प्यार करने वाले या उसमें बुनियादी रूप से सोचने वाले लोग आएंगे। तो इसलिए बाजार की भाषा तो हिंदी बन गई है, लेकिन बाजार को संचालित करने वालों की भाषा आज भी हिंदी नहीं है। आज भी जो नीति निर्माण होता है, आज भी जो बैंकिंग होती है, आज भी जो भी काम होता है, खासतौर पर जिसके जरिए ताकत हासिल होती है, जिसके जरिए योजनाएं लागू की जाती हैं, वो ज़्यादातर काम विदेशी भाषा में ही होता है। मेरा मैं हिंदी का समर्थक हूँ, लेकिन मेरा अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है। बस ये है कि गांधी ने जो कहा था कि अपनी दासता की निशानी अंग्रेजी जो छोड़ के जा रही है, उस निशानी को हम क्यों स्वीकार करें। हमारी दास्ता की निशानी छोड़ के जा रही है, माफ कीजिएगा, हमारी दास्ता की जो निशानी है अंग्रेजी, उसको हम क्यों स्वीकार करें। तो उस दास्ता की निशानी को स्वीकार करने की बजाय हमें अपनी हिंदी, और ना सिर्फ अपनी हिंदी बल्कि अपनी सारी भारतीय भाषाओं को स्वीकार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हिंदी अभी उस तरह से ताकत की भाषा
नहीं बन पाई है। हिंदी ही क्यों, भारतीय भाषाएं ही, कुछ एक भाषाओं को छोड़ दीजिए जिनकी अपनी अपनी उपराष्ट्रीयताएं हैं और अपने अपने क्षेत्रों में वो ताकतवर हैं, निश्चित तौर पर उनके बोलने वाले, उनका प्रयोग करने वाले, उनके यहाँ राजनीति करने वाले लोग अपनी भाषा से कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसमें खुद को व्यक्त करके अपना सम्मान बढ़ाते हैं। उन भाषाओं की स्थिति तो बेहतर है, लेकिन हिंदी हिंदी को लेकर के एक सोच यह थी कि वह भारत की संपर्क भाषा बनेगी। जो काम आज अंग्रेजी करती है, खासतौर पर प्रशासनिक और नीति निर्माण में, वह काम अंग्रेजी करेगी, अंग्रेजी जो करती है वो काम हिंदी करेगी। मुझे लगता है कि वह लक्ष्य अभी हासिल नहीं हो पाया है। विश्व हिंदी दिवस मनाने की कोशिश ये है कि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वर्धा में, तो उसमें जो लक्ष्य तय किए थे उसमें एक लक्ष्य था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा भी हिंदी बने। और निश्चित तौर पर पहली शुरुआत अगर इस दिशा में कोई करता है तो वो भारत के विदेश मंत्री रहे, ठीक 3 साल बाद ही, वर्धा सम्मेलन के ठीक 3 साल बाद ही, तब के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में अपना भाषण देकर के किया। उसके बाद सुषमा स्वराज जी ने भी कई बार हिंदी में बोला, विदेश मंत्री रहते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की सभाओं में और सम्मेलनों में, और अपने प्रधानमंत्री तो सिर्फ हिंदी में ही बोलते हैं। तो निश्चित तौर पर हिंदी को एक वैश्विक पहचान तो मिली, लेकिन हिंदी को वह ताकत नहीं मिली जो ताकत किसी नीति निर्माण वाली भाषा के पास होती है, जो नीतियों को तय करने वाली भाषा के पास होती है। और मुझे लगता है, आप भी इससे सहमत होंगे, कि जब तक हिंदी नीति निर्माण की भाषा नहीं बनेगी, वो सही मायने में ताकतवर नहीं हो पाएगी, और तब सही मायने में हिंदी को प्रतिष्ठा नहीं मिल पाएगी। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर हम सबको यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम हिंदी को अपने दैनंदिन जीवन की भाषा तो बनाएंगे, और एक चीज़ और है कि हमें किसी भाषा से दुराग्रह नहीं रखना है, उसके प्रति कोई उपेक्षा भाव नहीं रखना है, और न ईर्ष्या बोध भी रखना है, लेकिन हमें अपनी भाषा के प्रति सम्मान भाव रखते हुए हिंदी को विकसित करना है, हिंदी को नीति निर्माण की भाषा बनाना है। और यह हमारे आपके सोचने की बात है कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।